सिद्धार्थ जब देविका रानी माथुर के पास पहुंचा, ठीक उसी वक्त डीएसपी शर्मा वहां पहुंच गए थे। और जब डीएसपी शर्मा वहां पहुंचे तो उन्होंने सबको भगा दिया था। उनके डांटने पर सिद्धार्थ भी वहां से चला गया था। अगर सिद्धार्थ मात्र कुछ सेकंड और रुका रहता तो वो देविका रानी माथुर को देख सकता था। और अगर वो देविका रानी माथुर को देख लेता तो एक बहुत बड़ा राज खुलकर सामने आने वाला था। लेकिन उसने भले ही देविका रानी माथुर को नहीं देखा था, परंतु उसके साथ मौजूद गुल्लू की निगाह देविका रानी माथुर के ऊपर पड़ गई थी। और जब उसने देविका रानी माथुर को देखा तो वो हैरान रह गया था। हो ना हो, ये रिया की माँ ही है। क्या मुझे सिद्धार्थ को इस बारे में बताना चाहिए? देविका रानी माथुर को देखने के बाद गुल्लू ने अपने आप से सोचते हुए कहा और फिर आगे बोला, अगर मैंने सिद्धार्थ को इनके बारे में बताया तो शायद सिद्धार्थ के ऊपर कोई नई मुसीबत आ सकती है। मुझे शायद सिद्धार्थ को ये बात नहीं बतानी चाहिए। लेकिन ये आखिर यहाँ क्यों है? रिया ने तो कहा था कि इनकी मौत हो चुकी है। या हो सकता है कि ये वो ना हो, मुझे कोई गलतफहमी हो गई हो। गुल्लू इसी उधेड़ बुन में फंसा हुआ अपने मन में बातें कर ही रहा था कि तभी सिद्धार्थ उस वार्ड में पहुंच गया था जहां पर विदित को भर्ती किया गया था। सिद्धार्थ जब वहां पर पहुंचा तो बहुत सारे हाई ऑफिसर्स सिद्धार्थ को घेर कर खड़े हुए थे। उनकी नजर जब हाथ में गुल्लू को लिए अपनी तरफ बढ़ रहे सिद्धार्थ की ओर पड़ी तो वो उसे डांटते हुए बोले, ओए लड़के, इधर कहाँ गुस्सा चला रहा है? चल भाग यहाँ से। पुलिस अधिकारी के द्वारा अचानक से डांटने की वजह से सिद्धार्थ के पांव रुक गए और वो अपनी जगह पर खड़े खड़े बोला, मैं जानता हूँ उन्हें, मुझे विदित जी से मिलना है। सिद्धार्थ ने जब उस अधिकारी को जवाब दिया तो उसकी बात विदित ने भी सुनी और वो कराह कर बोला, आने दो उसे। विदित के इतना कहने पर वहां खड़े अधिकारी उसके सामने से हट गए थे और सिद्धार्थ विदित के पास चला गया था। कैसे हैं आप? सिद्धार्थ ने विदित के पास पहुंचते हुए सवाल किया। मेरी हालत तुम्हारी आंखों के सामने ही है सिद्धार्थ, देख लो। बस ये मान लो कि मैं जिंदा हूं, बाकी पता नहीं अब क्या होगा मेरा। विदित ने सिद्धार्थ से कहा। उसकी आंखों में एसिड से जलने का दर्द साफ साफ दिखाई दे रहा था और उसके साथ साथ उसे अपने किए पर पछतावा भी हो रहा था। हम इंसानों की एक बहुत गंदी फितरत होती है और ये एक इंसान नहीं, सबके अंदर होती है। हम तब तक खुद को मजबूत मानते रहते हैं जब तक हमारे ऊपर कोई विपत्ति नहीं आती। जब तक हम किसी मुसीबत में नहीं फंसते तब तक हम यही मानकर बैठे होते हैं कि हमारा कोई क्या बिगाड़ लेगा। लेकिन जब हम विपत्ति में फंसते हैं तब हमें अपनी असली औकात पता चलती है। विदित के साथ भी यही हुआ था। विदित का दुख देखकर सिद्धार्थ का मन तो कर रहा था कि वो विदित की मदद करे, लेकिन अभी वो विदित के सामने अपना राज नहीं खोलना चाह रहा था। आप ईटानगर चलो, मैं वहीं आकर आपको जड़ी बूटी दूंगा, आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगे। सिद्धार्थ ने विदित से कहा। मैं अभी ईटानगर नहीं जा रहा हूँ, विदित ने सिद्धार्थ से कहा। क्यों? ये लोग आपको कहाँ लेकर जा रहे हैं? सिद्धार्थ ने चौंकते हुए कहा। उसे लगा कि शायद विदित की पोल खुल गई है, इसलिए ये लोग ईटानगर ले जाने के बजाय कहीं और लेकर जा रहे हैं और वहां ले जाकर वो विदित को पनिशमेंट देने वाले हैं। मैं अभी दिल्ली जा रहा हूँ, वहां मेरा इलाज होगा, उसके बाद मुझे ईटानगर ले जाया जाएगा, विदित ने सिद्धार्थ को जवाब दिया। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ को थोड़ी सी राहत हुई, लेकिन इससे पहले वो विदित से इस बारे में कोई और सवाल जवाब करता कि विदित ही आगे बोल पड़ा। यार सिद्धार्थ, कितनी कमाल की बात है ना। तुम्हें मारने के लिए मुझे जिस योगेंद्र सिंह ने डीएसपी का पद देने को कहा था, उसी योगेंद्र सिंह को मारने पर मुझे एडिशनल एसपी का पद मिल रहा है ना कमाल की बात। विदित के इतना कहते ही सिद्धार्थ एकदम से चौंक गया था। कौन दे रहा है ये पद आपको? सिद्धार्थ ने चौंकते हुए सवाल किया। सीएम साहब। उन्हें योगेंद्र सिंह और शुभांकर की मौत की वजह भी पता है, उसके बाद भी उन्होंने मुझे कुछ नहीं कहा, उल्टा मेरी दवाई का पूरा खर्च उठाते हुए मुझे प्रमोशन दिया, विदित ने जवाब दिया। विदित का जवाब सुनकर सिद्धार्थ को ऐसा लगा कि जैसे उसके ऊपर एक साथ कई बिजलियां गिर गई हों। गुल्लू ने रुक्मिणी के घर से बाहर निकलने से पहले जो कहा था वो सारी बात सही साबित हो रही थी। ऐसा क्यों कर रहे हैं वो? सिद्धार्थ ने सवाल किया। राजनीति सिद्धार्थ बाबू, राजनीति। उन्हें योगेंद्र सिंह और शुभांकर की मौत में फायदा दिखने लगा, इसलिए उन्होंने इसका फायदा उठाया। और मुझे क्या, अगर ये दोनों बढ़िया आदमी होते तो शायद मैं सवाल उठाता, लेकिन इनके बारे में तो आपसे बेहतर कौन जानता है, इसलिए मैंने भी चुप रहना बेहतर समझा, विदित ने जवाब दिया। उसकी बात सुनकर सिद्धार्थ ने लंबी सांस ली और उसके बाद वहीं रखे हुए एक स्टूल के ऊपर बैठ गया था।
सिद्धार्थ सोचने लगा था कि वो ऐसी दुनिया में रहने वालों की मदद करने में बिजी था जहां पर एक दूसरे को एक दूसरे की मौत से फायदा दिखाई देता है। ठीक है विदित सर, अब मैं चलता हूँ, मुझे गांव के लिए निकलना है और उसके बाद अब मुझे ईटानगर निकलना है। मुझे अपना घर छोड़े 25 दिन हो चुके हैं। अब मुझे भी अपने घर की बहुत याद आ रही है। सिद्धार्थ ने विदित को जवाब दिया और उसके बाद वहां से उठकर चल पड़ा था। अभी वो एक कदम ही चला था कि तभी विदित ने सिद्धार्थ को आवाज दी, सिद्धार्थ, एक मिनट मेरी बात सुनो। इतना कहते हुए विदित ने उठने की कोशिश की, लेकिन सिद्धार्थ ने उसे लेटे रहने को कहा और उसके बाद उसके पास जाकर बैठ गया और बोला, जी कहिए। थैंक यू सिद्धार्थ, तुमने जो मेरे लिए किया उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। जबकि तुम्हें ये बात अच्छे से पता थी कि मैंने तुम्हारी जान लेने की कोशिश की थी। इतना कहते हुए विदित की आंखों में आंसू आ गए थे। विदित की आंखों में आंसू देखकर सिद्धार्थ को अजीब सा फील हो रहा था। यूर वेलकम सर, लेकिन आगे से किसी भी इंसान के साथ ज्यादती ना करना, सिद्धार्थ ने विदित से कहा और उसके बाद वहां से चल पड़ा था। सिद्धार्थ को इसलिए भी वहां से जाने की जल्दी हो रही थी ताकि वो गुल्लू से पूछ सके कि आखिर में उसे वो बात पहले से कैसे पता चल गई थी जो विदित ने अभी उससे कही थी। इधर सिद्धार्थ विदित से मिलकर बाहर जा रहा था जहां पर उसके मन में कई सारे सवाल गूंज रहे थे और दूसरी तरफ रिया माथुर की मां देविका रानी माथुर को होश आ चुका था और डीएसपी शर्मा उनसे सवाल जवाब कर रहे थे, लेकिन वो किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे पा रही थी। इनको क्या हुआ डॉक्टर साहब, ये कुछ बता क्यों नहीं पा रही हैं? देविका रानी माथुर को जवाब ना देता देखकर डीएसपी शर्मा ने डॉक्टर से सवाल किया। आई थिंक शी लॉस्ट हर मेमोरी, डॉक्टर ने डीएसपी शर्मा को जवाब देते हुए कहा और उनका जवाब सुनकर डीएसपी शर्मा एकदम से चौंक गए थे। क्या? आम से गिरे तो खजूर पर अटके। अगर इनकी मेमोरी चली गई होगी तो हमें पता कैसे चलेगा कि ये कहां से हैं और इनको इतने दिनों तक मेंटल हॉस्पिटल में क्यों रखा गया था? डीएसपी शर्मा ने सवाल किया। अब इस बारे में मैं कैसे बता सकता हूँ, मैं डॉक्टर हूँ सर, डिटेक्टिव नहीं। इतना कहकर डॉक्टर वहां से चला गया था और डीएसपी शर्मा वहीं पर सिर पकड़कर बैठ गए थे। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो आखिर इस औरत के बारे में पता कैसे करें, क्योंकि उसकी पहचान को पब्लिक करने से उसकी जान जाने का खतरा था, इसलिए वो उसकी पहचान तो पब्लिक कर नहीं सकते थे। यहाँ गनीमत ये थी कि वो औरत यानी देविका रानी माथुर होश में आने के बाद वायलेंट नहीं थी, इसलिए डीएसपी शर्मा की चिंता सिर्फ उसके बारे में पता करने को लेकर थी, उसे संभालने की नहीं। इधर डीएसपी शर्मा देविका रानी माथुर के बारे में सोचते हुए परेशान हो रहे थे, उधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ गुल्लू के बारे में सोचकर परेशान हो रहा था कि आखिर में उसे विदित के द्वारा कही गई बात का पहले ही पता कैसे चल गया था। और उसके साथ साथ इंद्रनगर में रहने वाले लोगों समेत युवराज परमदेव, महारानी विजया देवी, महारानी अवंतिका देवी समेत सारे लोग कुलगुरु को लेकर परेशान हो गए थे। कुलगुरु अपनी शक्तियों के चरम पर पहुंच चुके थे, उनके पूरे शरीर से ऊर्जा बाहर निकल रही थी और उसके साथ उनका शरीर जलता हुआ महसूस हो रहा था। कुलगुरु विचित्रवीर की शक्तियों के चरम सीमा पर पहुंच जाने के बाद भी महाराज चंद्रमौली का कवच अभी पूरी तरह से उनके शरीर से अलग नहीं हुआ था। महाराज चंद्रमौली का कवच जैसे कुलगुरु विचित्रवीर का प्रतिरोध कर रहा था। बद्री समेत कुलगुरु विचित्रवीर के अन्य शिष्यों ने घंटों, घड़ियालों और शंखनाद को तेज कर दिया था। कुलगुरु पूरे जोश खरोश के साथ मंत्र पढ़ रहे थे। राज परिवार समेत सारी जनता सांस रोके हुए खड़ी थी। वो बस अपने कुल देवता से ये प्रार्थना कर रहे थे कि किसी भी तरह से महाराज चंद्रमौली का कवच जागृत हो जाए और वो कुंड में आकर आत्मा मणि बन जाए, जिसके बाद कुलगुरु विचित्रवीर महाराज चंद्रमौली के आत्मजों यानी पुत्रों से संपर्क कर सके। चूंकि युवराज परमदेव यहीं पर थे तो उनसे संपर्क करने का कोई औचित्य ही नहीं था। कुलगुरु को सिर्फ युवराज रुद्रदेव से संपर्क करना था। धीरे धीरे मंत्रों की आवाज पूरे इंद्रनगर राजमहल में सुनाई देने लगी थी। घंटों घड़ियालों की आवाज इतनी तेज थी कि उनसे कई किलोमीटर की दूरी पर मौजूद बांसबेली और उसके अंदर बैठे अखंडा और उसके साथियों की रूह कांपने लगी थी। अखंडा के साथ साथ श्रीमंत के भी कानों में जब वो आवाज सुनाई देने लगी तो उसने अपने कान बंद कर लिए थे। उन मंत्रों में इतनी ज्यादा ताकत थी कि वो किसी के भी चीथड़े उड़ाने का दम रखती थी। कुलगुरु विचित्रवीर अपनी चरम सीमा पर पहुंच चुके थे। अब इसके बाद अगर महाराज चंद्रमौली का कवच उनका शरीर न छोड़ता तो आफत ही आने वाली थी। कुलगुरु का शरीर चीथड़े बनकर उड़ने वाला था। अभी भी महाराज चंद्रमौली के कवच ने शरीर को छोड़ा नहीं था।
पूरे माहौल में एक घबराहट और डर भरा हुआ था। समस्त इंद्रनगर जानता था कि कुलगुरु के शरीर के उड़ने का मतलब था कि इंद्रनगर का अगले 24 घंटे के अंदर बर्बाद हो जाना। क्योंकि पारद के गायब हो जाने के बाद कुलगुरु विचित्रवीर ही ऊर्जा के एकमात्र स्रोत बचे हुए थे। सब लोग प्रार्थना कर ही रहे थे कि अचानक से आसमान में एक जोर की बिजली कड़की और उसने पूरे राजमहल में रोशनी पैदा कर दी थी। उस बिजली को कड़कते देखकर सभी लोग सहम से गए थे। तभी अचानक से वो बिजली आकर सीधा महाराज चंद्रमौली के मृत शरीर के ऊपर गिर गई थी। और जैसे ही वो बिजली महाराज चंद्रमौली के मृत शरीर के ऊपर गिरी, पूरा राजमहल एक लाल रंग की रोशनी से नहा गया था। उसके बाद महाराज चंद्रमौली का कवच उनके शरीर से अलग हो गया था और हवा में लहराने लगा था। महाराज चंद्रमौली के कवच के उनके शरीर से छूटता देखकर सबके चेहरे पर खुशियों की लहरें दौड़ गई थी। हालांकि उन्हें थोड़ा दुख भी था, क्योंकि जो काम एक दिन में हो जाना चाहिए था वो काम 3-4 दिन में हुआ था। लेकिन वो कहते हैं ना कि अंत भला तो सब भला। महाराज चंद्रमौली के कवच के शरीर छोड़ते ही कुलगुरु के शरीर से निकल रही ऊर्जा गायब हो गई थी और वो शांत हो गए थे। पूरा राजमहल सन्नाटे में खोया हुआ था। सब लोग ये प्रतीक्षा कर रहे थे कि आखिर कब ये कवच पवित्र कुंड में समाहित होकर आत्मा मणि का निर्माण करे और कब कुलगुरु विचित्रवीर युवराज रुद्रदेव से संपर्क करके उन्हें असलियत से अवगत कराए। कुलगुरु विचित्रवीर समेत सारे लोग इस बात को लेकर खुश तो थे कि महाराज चंद्रमौली के कवच ने उनका शरीर छोड़ दिया है, लेकिन वो इस बात से बिल्कुल भी अनभिज्ञ थे कि इसके बाद उनके ऊपर कितनी बड़ी आफत आने वाली है। इधर इंद्रनगर में ये लोग कवच के आत्मा मणि बनने का इंतजार कर रहे थे और उधर दूसरी तरफ सिद्धार्थ गुल्लू को लेकर हॉस्पिटल के बाहर बने एक गार्डन में बैठा हुआ था और उसे घूर कर देख रहा था। क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रहे हो तुम मुझे? गुल्लू ने सिद्धार्थ से सवाल किया। तुम बताओगे कि आखिर में तुम्हें वो बात पहले कैसे पता चली जो विदित ने मुझसे बताई है? आखिर क्या रीजन है इसके पीछे? सिद्धार्थ ने गुल्लू से आंखें तरेरते हुए कहा। इतनी सी बात के लिए इतना चढ़े बैठे हो, बताता हूँ। इतना कहकर गुल्लू मुस्कुरा उठा था। आखिर कैसे पता चली थी गुल्लू को विदित की बात? और क्या डीएसपी शर्मा पता लगा पाएंगे देविका रानी माथुर के बारे में? और क्या होगा जब कवच परिवर्तित होगा आत्मा मणि में? क्या इससे मिलेगी इंद्रनगर को मदद या इंद्रनगर के ऊपर आएगी कोई नई आफत? क्या होंगे इन सभी सवालों के जवाब? कमेंट करके जरूर बताएं। और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहिए भूमिपुत्र सिर्फ पॉकेट एफएम पर।